नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट में आपके साथ दामिनी। चलते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों की ओर, जहां देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारतीय वन सेवा के 2025 से 27 बैच के परिवीक्षार्थियों और रॉयल भूटान वन सेवा के अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विकास और संरक्षण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि साथ साथ चल सकते हैं। उपराष्ट्रपति ने आधुनिक वैज्ञानिक वानिकी और भारत के पारंपरिक ज्ञान के समन्वय को सतत भविष्य की कुंजी बताया। उन्होंने अधिकारियों से वन, वन्यजीव और समुदायों की रक्षा को अपनी सफलता का पैमाना बनाने का आह्वान किया। तकनीक के इस्तेमाल पर जोर देते हुए उन्होंने रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, ड्रोन, एआई और डेटा आधारित प्रणालियों को अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा, राष्ट्र प्रथम। सौभाग्य का क्षण है। Natural resources, at the same time, we cannot stop development. We have to compete globally with the rest of the countries. This is where your training will play a crucial role. My dear young officers, your task is challenging. Climate change, biodiversity losses, forest fires, human-wildlife conflict, ecosystem degradation, and other challenges are not easy to face. Forest resources governance is becoming increasingly. और महोदय, ये हम सभी के लिए आज बहुत ही अत्यंत गर्व और सौभाग्य का क्षण है कि आज हमें आपका यहाँ पर मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। साथियों, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का संपूर्ण सार्वजनिक जीवन सादगी, समर्पण और जनसेवा की भावना का प्रेरणादायी उदाहरण रहा है। जमीनी स्तर से सार्वजनिक जीवन की शुरुआत कर देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद तक पहुंचने की आपकी गौरवमयी यात्रा। और महोदय, ये हम सभी के लिए आज बहुत ही अत्यंत गर्व और सौभाग्य का क्षण है कि और उत्तराखंड बोर्ड ने जारी किया सुधार परीक्षा रिजल्ट। सुधार परीक्षा में सफल छात्रों को बड़ी राहत, मेहनत से अंक सुधारने का मिला एक और मौका। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दी बधाई, सफल छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। देखिए, उत्तराखंड में सुधार परीक्षा का परिणाम आ चुका है। सुधार परीक्षा में सफल छात्रों को बड़ी राहत मिली है, मेहनत से अंक सुधारने का एक और मौका मिला है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बधाई दी है। उत्तराखंड बोर्ड ने जारी किया है सुधार परीक्षा रिजल्ट। सुधार परीक्षा में सफल छात्रों को बड़ी राहत मिली है। वहीं हल्द्वानी नगर निगम का दायरा बढ़ने के साथ ही विभागों और कर्मचारियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, जिसके चलते नैनीताल रोड स्थित नगर निगम भवन में अब जगह कम पड़ने लगी है। इसी को देखते हुए भवन विस्तार का फैसला लिया गया है। सभागार के साथ ही अकाउंट डिपार्टमेंट का भी निर्माण किया जाएगा। सुभाष नगर में नगर निगम का एक नया कार्यालय खोला जा रहा है। बोर्ड की बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया। देखिए, नगर निगम हल्द्वानी में दायरा बढ़ने के साथ ही विभागों और कर्मचारियों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसके चलते नैनीताल रोड स्थित नगर निगम भवन में जगह कम पड़ने लगी है। इसी को देखते हुए भवन विस्तार का फैसला लिया गया है। सभागार के साथ ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट का निर्माण भी किया जाएगा और हल्द्वानी नगर निगम के विस्तार में सुभाष नगर में नगर निगम का एक नया कार्यालय खोला जा रहा है। बोर्ड की बैठक में ये प्रस्ताव पास किया गया। बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। हल्द्वानी नगर निगम का अब विस्तार होने वाला है, जिसमें नई बिल्डिंग के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, जिसमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट का भी निर्माण होगा। नगर निगम यहाँ स्थापित हुआ है और पूर्व में ये जो वो भवन है नगर पालिका के हिसाब से प्लान किया गया था और इस बिल्डिंग में अभी बैठने की जगह कम पड़ रही है और रिकॉर्ड की भी स्थिति काफ़ी ख़राब है। काफ़ी सारा रिकॉर्ड हो गया है और कमरे काफ़ी इंगेज हो गए हैं।
इसी कारण से जो बोर्ड बैठक लास्ट हुई थी उन्होंने पारित, उसमें बोर्ड बैठक में पारित भी किया गया था कि जो मुख्य भवन है उसके पश्चिम भाग में जो भूखंड खाली है उसमें भवन निर्माण किया जाएगा। इसी को दृष्टिगत रखते हुए एक DPR तैयार की जा रही है और नक्शा पारित करने के लिए प्राधिकरण के ऑफिस में शीघ्र प्रेषित किया जाएगा। और उत्तराखंड का भूस्खलन प्रबंधन मॉडल अब दूसरे राज्यों में भी पहचान बना रहा है। उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र यानी ULMCC को उत्तर प्रदेश की खारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए DPR और तकनीकी परामर्श देने पर पहली बार 4,21,000 रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई है। सहारनपुर के बादशाही बाग क्षेत्र में भूस्खलन से परियोजना को खतरा था, जिसके समाधान के लिए ULMCC ने तकनीकी अध्ययन कर DPR तैयार की और निर्माण कार्य की निगरानी की। केंद्र की तकनीकी संस्तुतियों पर भूस्खलन रोकथाम का काम अंतिम चरण में है। अब तक केंद्र 8 से अधिक महत्वपूर्ण DPR तैयार कर चुका है। देखिए, अंतिम चरण में पहुंचा भूस्खलन मॉडल। उत्तराखंड के भूस्खलन मॉडल की देश भर में पहचान बनाई जा रही है। और नैनीताल में बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों दोषियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को अदालत से बड़ा झटका लगा है। तीनों की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अंकिता की मौत को आत्महत्या बताते हुए डिप्रेशन में होने की दलील दी। वहीं अभियोजन पक्ष ने व्हाट्सएप चैट, आरोपियों की लोकेशन और जांच को प्रभावित करने के प्रयासों समेत कई तथ्यों को अदालत के सामने रखा। अदालत ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है। निचली अदालत तीनों को पहले ही दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है। और मैं DS मेहता अंकिता भंडारी के जो प्रकरण में, क्योंकि हम शुरुआत से ही जब से ये हत्याकांड हुआ सभी केसों में हम इसमें अधिवक्ता के रूप में कोर्ट में हाजिर रहे हैं। और इसमें जो है, क्योंकि हमारी तरफ से जो मेन आर्गुमेंट काउंसिल नवनीत नेगी जी है और कई अन्य अधिवक्ता भी इनमें जो है हमारे साथ रहे और सबने मेहनत की और बढ़िया तरीके से आर्गुमेंट हुए। और क्योंकि कहीं वो जो अभियुक्त के अधिवक्ता थे वो इस केस को आत्महत्या की तरह दर्शाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने माना कि ये जो हत्याकांड है ये बड़ा विभत्स है, पूरे समाज के खिलाफ है। और उन्होंने सभी तथ्य और सभी गवाहों के बयानों को देखते हुए माना कि ये पुलकित आर्य समेत 2 अन्य अभियुक्त इसमें। और हरिद्वार में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक प्रवीण निषाद दक्षिण काली मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने स्वामी कैलाशानंद महाराज के सानिध्य में सावन माह में चल रहे विशेष अनुष्ठान में हिस्सा लिया और पूजा अर्चना की। मंदिर में सावन के दौरान विशेष धार्मिक आयोजन चल रहे हैं, जिसमें श्रद्धालुओं के साथ लगातार गणमान्य लोग भी शामिल हो रहे हैं। प्रवीण निषाद के दक्षिण काली मंदिर पहुंचने को धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान उन्होंने मंदिर में अनुष्ठान में सहभागिता की और धार्मिक कार्यक्रम में मौजूद संतों का आशीर्वाद दिया। सावन माह के चलते मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ और भक्तिमय माहौल बना हुआ है। और टेहरी में बद्रीनाथ केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 पर भल्ले गांव बागवान के पास मलबा आने से यातायात बाधित हो गया। सड़क पर मलबा आने की सूचना के बाद पुलिस ने संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित किया और मौके पर मशीनरी भेजकर मलबा हटवाया। मलबा हटने के बाद मार्ग को वन वे यातायात के लिए खोल दिया गया है। फिलहाल हाईवे पर यातायात सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। पुलिस और संबंधित विभाग की टीमें स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। यात्रियों से अपील की गई है कि पहाड़ी मार्गों पर सावधानी से सफर करें और मौसम और सड़क की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यात्रा करें। और टेहरी में NH7 बद्रीनाथ केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आने से रास्ता बंद हो गया। भल्ले गांव के पास मलबा आने से देवप्रयाग और कीर्तिनगर के बीच यातायात प्रभावित हुआ है। मार्ग बंद होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने संबंधित विभाग से संपर्क किया। अब हाईवे को यातायात के लिए खोलने का काम तेजी से चल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही मार्ग को सुचारू कर दिया जाएगा। और देखिए, टेहरी में NH7 बद्रीनाथ केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आने से रास्ता बंद हो गया है।
भलेगांव के पास मलबा आने से देवप्रयाग और कीर्तिनगर के बीच यातायात प्रभावित हुआ है, जिसके कारण मार्ग बंद होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने संबंधित विभाग से संपर्क किया और अब हाईवे को यातायात के लिए खोलने का काम तेजी से चल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही मार्ग को सुचारू कर दिया जाएगा। देखिए, मलबा गिरने से यातायात मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो गया है, जिसके बाद अधिकारियों के अनुसार मलबा हटाने का काम जल्दी से जल्दी किया जा रहा है। तेजी से जारी है मार्ग खोलने का काम, जिसके बाद टेहरी में NH7 पर मलबा आने से रास्ता बंद हुआ था, जिसके बाद अब रास्ता खोलने का काम जल्दी से जल्दी किया जा रहा है। और हरिद्वार में सावन के 21वें दिन भी स्वामी कैलाशानंद महाराज का विशेष अनुष्ठान जारी है। बताया जा रहा है कि महाराज रोजाना करीब 22 घंटे पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक करते हैं। इस अनुष्ठान को लेकर कथावाचक मधुसूदन शास्त्री ने इसे बेहद दुर्लभ बताया। कहा कि ऐसा अनुष्ठान पूरे विश्व में देखने को नहीं मिलता। वहीं अनुष्ठान के दौरान होने वाले अलग अलग अनुभव श्रद्धालुओं के लिए आस्था का विषय बने हुए हैं। चलता है वो बहुत दुर्लभ अनुष्ठान है। श्रावण मास का सबसे दुर्लभ पूरे विश्व में कोई अनुष्ठान है तो वो महाराज जी करते हैं। और महाराज जी महापुरुष हैं। पूज्यपाद महाराज श्री का हमने अनुभव किया है और यहाँ भी हम अनुभव करते रहते हैं। जैसे अचानक नाग निकल जाना, बड़े नाग आना, छोटे नाग आना, नंदी भगवान का स्वयं हाथों से, उनके हाथों से फलों का ग्रहण करना, छोटी छोटी कन्या उनके हाथों से स्वयं भोजन पा रही है, तो ये चमत्कार ही है। और सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, सभी में राम है, इसलिए वो भक्त हैं। और रुद्रप्रयाग में आपदा के दौरान त्वरित राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों को परखने के लिए जिला प्रशासन के निर्देशन में संयुक्त मॉक अभ्यास किया गया। अभ्यास के दौरान पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने की संभावित घटना की सूचना पर आर्मी, DDRF, SDRF, पुलिस और 108 एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंची। टीमों ने प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने, लोगों को सुरक्षित निकालने, घायलों को प्राथमिक उपचार देने और उन्हें अस्पताल पहुंचाने का अभ्यास किया। मॉक ड्रिल के दौरान विभिन्न रेस्क्यू एजेंसियों के बीच समन्वय, सूचना के त्वरित आदान प्रदान और रेस्क्यू उपकरणों की उपलब्धता को भी परखा गया। अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक आपदा की स्थिति में राहत और बचाव टीमों की तत्परता और कार्यक्षमता सुनिश्चित करना था। के निर्देशों में एक मॉक अभ्यास किया गया, जिसमें कि SDRF और आर्मी और हमारे DDRF और आपदा मित्र और हमारी मेडिकल जो सर्विस हैं, तो उनके एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें कि हमारी जो त्वरित रिस्पांस है उसको परखा गया और हमारे साथ जो आपसी समन्वय है और किन किन विभागों के साथ, तो वो विभाग भी यहाँ पर उपस्थित हुए और अपनी जो कार्यशैली है उसमें पूर्ण निपुण रहे। हमारे यहाँ पर तहसील स्तर से भी है और जिला स्तर से भी है। तहसील हमारी जो DDRF है, SDRF है और हमारे जो आर्मी कैंप है, जो आर्मी 8 सिखलाई है और उनके लोगों के द्वारा भी ये मौका। चमोली के हाट सियासैन में THDC की निर्माणाधीन टनल में हुए हादसे के बाद चला रेस्क्यू ऑपरेशन अब पूरा हो गया है। टनल में फंसे सभी 22 श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया है। इनमें 22 श्रमिकों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, जबकि 10 श्रमिकों की मौत हो गई। रेस्क्यू किए गए घायल श्रमिकों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। जिला प्रशासन, SDRF, NDRF, ITBP, सेना समेत कई एजेंसियों ने मिलकर अभियान चलाया। अब सभी प्रभावित श्रमिकों को बाहर निकालने के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। कि 13 को जो टनल में हादसा हुआ था, उस दिन 19 लोग उसमें निकाले गए थे, जिसमें 12 लोग सकुशल अस्पताल में भर्ती रहे, जिनका इलाज चल रहा है। 7 लोग मृत निकाले गए थे। शेष 3 लोगों के रेस्क्यू का काम लगातार जारी रहा। एक शव कल बरामद हुआ है और आज 2 शव बरामद हुए हैं। इस प्रकार टोटल 10 लोगों की इस घटना में मृत्यु।
चमोली के तमक नाले में लापता हवलदार पंकज की तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 10 अगस्त को अतिवृष्टि के बाद तेज बहाव और मलबे की चपेट में आने से हवलदार पंकज लापता हो गए थे। अब एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, बीआरओ, गढ़वाल राइफल्स और पुलिस की टीमें मिलकर उनकी तलाश कर रही हैं। सर्च ऑपरेशन में ड्रोन और अत्याधुनिक जीपीआर की मदद ली जा रही है। 3 एक्सकेवेटर और 50 से ज्यादा जवान मलबा हटाकर संभावित जगहों की जाँच कर रहे हैं। तमक नाले से आगे नदी के दोनों किनारों तक सर्च अभियान का दायरा बढ़ा दिया गया है। वहीं पौड़ी गढ़वाल में लगातार बारिश के चलते हादसों का सिलसिला जारी है। लैंसडाउन के मेहर गांव में मकान के ऊपर मलबा आने से घर ढह गए। हादसे में दबे 3 लोगों में से 2 वर्षीय बच्चे के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 2 की तलाश जारी है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। वहीं सतपुली के बैर गांव में किचन की छत गिरने से 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला घायल हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं पिथौरागढ़ के धारचूला में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते कलागाड़ के पास वैली ब्रिज क्षतिग्रस्त होकर टूट गया। पहाड़ी से मलबा और बड़े बोल्डर गिरने के बाद पुल टूटने से रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। इसमें दारमा, व्यास और चौदास घाटियों का धारचूला से संपर्क प्रभावित हुआ है। रास्ता बंद होने से स्थानीय लोगों, सेना के जवानों और गूंजी कुटी की ओर जा रहे श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। बीआरओ की ओर से बताया गया है कि आज शाम तक डायवर्जन का काम पूरा कर लिया जाएगा। चमोली के ब्रह्मसेन के स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले साल 30 अगस्त को यहां लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी ने मौके का निरीक्षण कर सुरक्षात्मक कार्य कराने के निर्देश दिए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित विभागों की ओर से समय रहते जरूरी ट्रीटमेंट नहीं कराया गया, जिसके चलते अब हालात और भी गंभीर हो गए हैं। ब्रह्मसेन में करीब 70 से 80 परिवार रहते हैं, जिन पर इस आपदा का सीधा असर पड़ने की आशंका है। वहीं आवाजाही का मार्ग अस्थायी रूप से बंद होने से 1 दर्जन से अधिक गाँव प्रभावित हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन से जल्द सुरक्षात्मक कार्य शुरू कराने और प्रभावित क्षेत्र में राहत पहुंचाने की गुहार लगाई है। देखिए, लैंडस्लाइड का खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। पुराने लैंडस्लाइड के बाद अभी भी ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ है, जिसके बाद चमोली के ब्रह्मसेन के स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले साल 30 अगस्त को यहाँ लैंडस्लाइड हुआ था और तत्कालीन जिलाधिकारी ने मौके का निरीक्षण कर सुरक्षात्मक कार्य कराने के निर्देश भी दिए थे। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित विभागों की ओर से समय रहते जरूरी ट्रीटमेंट नहीं कराया गया, जिसके चलते अब हालात और भी गंभीर हो गए हैं। ब्रह्मसेन में करीब 70 से 80 परिवार रहते हैं, जिन पर इस आपदा का सीधा असर पड़ने की आशंका है। वहीं आवाजाही का मार्ग अस्थायी रूप से बंद होने से 1 दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन से जल्द सुरक्षात्मक कार्य शुरू कराने और प्रभावित क्षेत्र में राहत पहुंचाने की गुहार लगाई है। देखिए, उत्तराखंड में 70 से 80 परिवार जो ब्रह्मसेन में रहते हैं, वहां पर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ता जा रहा है। 70 से 80 परिवार वहां रहते हैं। उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। लापरवाही से लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें, पहले भी यहाँ लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके बाद ट्रीटमेंट नहीं कराया गया और जिसके बाद अब लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ता जा रहा है। 70 से 80 परिवारों को अब खतरे की आशंका जता रही है, जिसके लिए लैंडस्लाइड के ट्रीटमेंट की गुहार उन्होंने सरकार से लगाई है। पुराने लैंडस्लाइड के बाद अभी भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ, जिसके बाद उत्तराखंड के ब्रह्मसेन से 70 से 80 परिवार जो हैं वो मदद की गुहार सरकार से लगा रहे हैं। 70 से 80 परिवार
पर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। लापरवाही से यह खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पुराने लैंडस्लाइड के बाद ट्रीटमेंट नहीं हुआ, जिसके बाद अब ब्रह्मसेन के निवासियों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है।